मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये लोग कश्मीरी मुजाहिदीन के दलेराना हमलों से बेहद खौफजदा हैं। इमरान ने बात करते हुए पूछा, आपके जहन में इस मसले का क्या हल है? मुजाहिद फिरोज बोला, एक हल जहन में आया था मगर वो काबिल अमल नहीं है। इसमें सिर्फ 2% कामयाबी का इम्कान है। बेहतर यही है कि तुम ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो और पिस्तौल अपने अंडरवेयर में छुपा कर ले जाओ। हो सकता है वो लोग तुम्हें मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में आता देख कर तुम्हारी तलाशी ना लें। सिर्फ तुम्हें एक एहतियात करनी पड़ेगी और वो ये है कि तुम पिस्तौल को अंडरवेयर के अंदर इस तरीके से छुपाओ कि तलाशी लेने वालों का हाथ वहां तक ना पहुंच सके। और अगर ऐसा हो भी गया और तुम्हारा पिस्तौल इन लोगों ने बरामद कर भी लिया तो तुम यही कहना कि मैं अखबार नवीस आदमी हूँ। हमें अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त असलिहा अपने पास रखना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो यही करेंगे कि तुम्हारा पिस्तौल अपने पास रख लेंगे और वापस जाती दफा तुम्हें दे देंगे। इसके बाद क्या होगा? इमरान ने पूछा। मुजाहिद फिरोज ने कहा, इसके बाद तुम्हें दोबारा कैप्टन हेनरी के साथ किसी बहाने क्लब में जाना होगा और भारतीय साइंसदान को हलाक करने के वास्ते कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना होगा। तुम कमांडो हो, मौका पाकर तुम बाजू के एक झटके से उस बूढ़े की गर्दन तोड़ सकते हो, नायलन की बारीक रस्सी से उसका गला घोंट सकते हो। बहरहाल ये बाद में सोच लेंगे। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि खुदा पर भरोसा करके तुम आज रात पिस्तौल अपने साथ ही लेते जाओ। तुम्हारा क्या इरादा है? इमरान कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पिस्तौल साथ ले जाने का खतरा मोल लेना ही होगा। मुमकिन है वहां तलाशी की सूरत हाल पैदा ना हो। मुजाहिद फिरोज ने कहा, यह बात तो तयशुदा है कि अगर तुमसे पिस्तौल बरामद हो भी जाता है तो वो लोग तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब तुम उन्हें बता दोगे कि तुम अखबारी आदमी हो और तुमको अपनी हिफाजत के लिए असलिहा साथ रखना पड़ता है तो वो ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे कि पिस्तौल अपने पास रख लेंगे या तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान बोला, तो फिर मुझे पिस्तौल अंडरवेयर में छुपाने की बजाय जैकेट की जेब में ही रखना चाहिए। अंडरवेयर में पिस्तौल छुपाने का मतलब ये होगा कि मैं क्लब में किसी को कत्ल करने के लिए पिस्तौल छुपा कर ले जा रहा हूँ। मुजाहिद फिरोज ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, यह भी तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर पिस्तौल अपनी जैकेट में डालो और चल पड़ो, अल्लाह बेहतर करेगा। इमरान ने भी यही फैसला किया। इसके बाद उसने फिरोज से कहा, अब एक और मसले पर तुमसे बात करनी बहुत जरूरी है। वो मसला ये कि हम यकीन कर लेते हैं कि मेरी तलाशी नहीं होती, मैं पिस्तौल साथ लेकर क्लब में घुसने में कामयाब हो जाता हूँ और मैं भारतीय साइंसदान को हलाक करके वहां से फरार होने में कामयाब भी हो जाता हूँ। ऐसी सूरत में मेरा कुछ वक्त के लिए किसी जगह रूपोश होना जरूरी होगा। भारतीय साइंसदान को कत्ल करने के बाद मेरा वहां से होकर अपने फ्लैट में आना खुदकशी करने के मुतरादिफ होगा। और यह भी हो सकता है कि खुद कैप्टन हेनरी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मेरे पीछे दौड़े। मुजाहिद फिरोज कहने लगा, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। जिस वक्त तुम मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में सवार होकर ओल्ड ऑफिसर्स क्लब की तरफ जाओगे, मेरे कश्मीरी कमांडो एक खास मुकाम पर छुप कर तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो जगह तुम्हें शाम होते ही दिखा दी जाएगी। कोशिश करना कि फरार होने के बाद उसी तरफ का ही रुख करना। मेरे आदमी तुम्हें संभाल लेंगे और तुम्हें एक ऐसे खुफिया ठिकाने पर पहुंचा देंगे जहां तुम पूरी तरह से महफूज होगे। इमरान ने कहा, बेहतर है कि दिन की रोशनी में ही मुझे वो जगह दिखा दी जाए जहां हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन मेरा इंतजार करेंगे। मुजाहिद फिरोज बोला, तुम ऐसा करो कि पतलून की जगह धोती पहन लो। मेरा वही आदमी जो तुम्हारे लिए पिस्तौल लाया था 1 घंटे बाद आएगा। तुम उसके साथ चले जाना, वो तुम्हें वो खास जगह दिखा देगा जहां तुम भारतीय साइंसदान को कत्ल करने के बाद फरार होकर आओगे। इमरान ने कहा, मैं 1 घंटे बाद इस हुलिये में बिल्कुल तैयार हूँगा। ठीक है, मुजाहिद फिरोज बोला, अब मैं चलता हूँ, खुदा तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे। वो चला गया। इमरान ने उसी वक्त पतलून की जगह एक खद्दर की नीली चादर को धोती की तरह बांध लिया। स्वेटर के साथ गले में ग्लोबल लपेट कर ऊपर कंबल की बुकल मारी और कश्मीरी कमांडो का इंतजार करने लगा। ठीक 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर वही आदमी देहाती के हुलिये में मौजूद था जो उसके लिए पिस्तौल लाया था। उसने इमरान से पूछा, तैयार हो? इमरान बोला, बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर आ जाओ। ये कहकर वो एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। इमरान ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करते ही ताला खुद ब खुद लग जाता था। एक चाबी इमरान हर वक्त अपनी जेब में रखता था और दूसरी चाबी उसने फ्लैट के दरवाजे के पास ही गमले के नीचे छुपा कर रखी हुई थी। वो इस कश्मीरी कमांडो के पीछे पीछे चल पड़ा। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। कश्मीरी मुजाहिद इमरान को गैर आबाद इलाके में से गुजारता एक पहाड़ी की जानिब बढ़ता गया। अब इमरान बिल्कुल देहातियों की तरह कश्मीरी मुजाहिद के साथ साथ चल रहा था। पहाड़ी के चक्कर काट कर वो उसकी दूसरी जानिब आ गए जहाँ एक और ऊंचा टीला था। टीले के गिर्द एक पतली सी पगडंडी थी। वो उस पर चलते गए। आगे थोड़ी सी चढ़ाई आ गई। चढ़ाई के बाद ढलान की झाड़ियां और दरख्त शुरू हो गए। इन दरख्तों के पास पहुंचकर कश्मीरी मुजाहिद ने एक तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, वो ऑफिसर्स क्लब है।
बाएं जानिब दरख्तों के पीछे एक मंजिला क्लब की इमारत नजर आ रही थी। कश्मीरी कमांडो मुजाहिद क्लब से 150-200 गज के फासले पर क्लब के पिछली तरफ आकर एक जगह बैठ गया। उसने इमरान को भी अपने साथ बिठा लिया। कहने लगा, वो सामने क्लब की दीवार देख रहे हो? इमरान को दरख्तों के दरमियान में से कुछ फासले पर एक 3-4 फुट ऊंची दीवार नजर आ रही थी, जिस पर कहीं कहीं जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। कश्मीरी मुजाहिद बोला, तुम्हें दीवार के करीब ही एक खुश्क दरख्त भी जरूर नजर आ रहा होगा। हाँ, इमरान ने कहा, मैं देख रहा हूँ उस दरख्त को। कश्मीरी मुजाहिद ने कहा, हम आज रात के 8 बजे के बाद इसी दरख्त के नीचे एक तरफ छुप कर बैठ जाएंगे। मेरे साथ मेरा साथी कमांडो होगा। अगर तुम अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद फरार होने में कामयाब होगे तो इस तरफ से दीवार फांद कर सीधा दरख्त की तरफ आ जाना। इसके बाद हम तुम्हें संभाल लेंगे। इस जगह को अच्छी तरह से जहन में बिठा लो ताकि रात के अंधेरे में भी इसकी शिनाख्त कर सको। इमरान ने कहा, मैंने ये सारा नक्शा अपने जहन में बिठा लिया है, फिर अब वापस चलो। ये कहकर कश्मीरी कमांडो उठकर आगे आगे चलने लगा। जब वो दोनों टीलों के आगे निकल आए तो कश्मीरी मुजाहिद रुक गया। कहने लगा, यहाँ से तुम अकेले वापस जाओगे। याद रखना, हम 2 आदमी रात 8 बजे के बाद क्लब के पिछली दीवार के पास सूखे दरख्त के नीचे छुप कर बैठे होंगे। ये कहकर कश्मीरी मुजाहिद कमांडो दूसरी तरफ को चल दिया। कमांडो इमरान ने शाम को ही थोड़ा बहुत खाना खा लिया और मिशन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी उसने जहनी तौर पर ही करनी थी, बाकी तैयारी की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक पिस्तौल उसके पास था जो उसे साथ ले जाना था। वो भी उसे अब उसने अंडरवेयर में नहीं छुपाना था, बल्कि अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में ही रखना था। कैप्टन हेनरी ने कहा था कि वो ठीक 9 बजे माल रोड वाले अशोक रेस्टोरेंट के बाहर अर्दली भेज देगा। इमरान 8:30 बजे ही जाकर रेस्टोरेंट में बैठ गया। गाड़ी का नंबर कैप्टन हेनरी ने उसे लिखवा दिया था, जो उसने जुबानी याद कर लिया था। वो रेस्टोरेंट में दरवाजे के साथ वाली सीट पर शीशे की दीवार के साथ बैठा था, जहां उस रोड का सारा मंजर नजर आ रहा था। वो घड़ी पर वक्त देख लेता था। ठीक 9:10 पर एक फौजी जीप आकर रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। उसका नंबर वही था जो कैप्टन हेनरी ने इमरान को लिखवाया था। उसे एक सिख फौजी चला रहा था। फौजी जीप एक तरफ खड़ी करके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। इमरान खुद ही निकलकर बाहर आ गया। इमरान ने सिख फौजी से कहा, वेल जवान, तुम्हें कैप्टन हेनरी साहब ने भेजा है। फौजी ने इमरान की तरफ देखकर कहा, यस सर, आपका नाम? इमरान बोला, मेरा नाम मिस्टर जेम्स है। कैप्टन हेनरी ने मुझे कहा था कि मैं ओल्ड ऑफिसर्स क्लब में उसका इंतजार करूं। सिख फौजी बोला, ठीक है साहिब, आ जाएं। इमरान जीप में बैठ गया। ये मिलिट्री पुलिस की जीप थी और सिख फौजी भी मिलिट्री पुलिस का जवान था। जीप शिमले की माल रोड पर से गुजरकर सोलन रोड की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर के बाद जीप एक कच्ची पहाड़ी सड़क पर उतरकर चल पड़ी। ये जीप पहाड़ी की गिर चक्कर लगाकर ओल्ड ऑफिसर्स क्लब के सामने आ गई। क्लब पर पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ बरामदे के ऊपर वाला बल्ब रोशन था। लान में 2-1 गाड़ियां ही खड़ी थी। अभी रिटायर्ड बूढ़े अफसरों की आमद शुरू नहीं हुई थी। क्लब का सिक्योरिटी स्टाफ गेट के पास मौजूद था। 4-5 गार्ड असलिया लिए इधर उधर खड़े थे। पिस्तौल इमरान की जैकेट की जेब में था। नाजुक मरहला करीब आ रहा था। मिलिट्री पुलिस की जीप लान में एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। एक सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से जीप के पास आ गया। उसने सिख फौजी से पूछा, ये कौन साहिब हैं? सिख फौजी ने कहा, कैप्टन हेनरी साहिब सिक्योरिटी स्क्वाड कमांडर के भाई हैं। सिख फौजी ने सिक्का शाही से काम लेते हुए मुझे कैप्टन हेनरी का भाई बना दिया था। इसका बड़ा अच्छा असर पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड बोला, ठीक है। सिख फौजी ने इमरान से कहा, आओ साहिब। इमरान को साथ लेकर क्लब के बड़े कमरे में दाखिल हो गया। कहने लगा, सर, इन लोगों को मैं ये ना बताता तो ये हमें खामखा परेशान करते। सिविल गार्ड्स हैं, अपनी बड़ी शान दिखाते हैं। ये कमरा पुराने जमाने की कोठियों जैसा था। छत ऊंची थी, दरमियान में 3-4 स्टोन खड़े थे। स्टोनों के गिर्द छोटी गोल मेजें लगी थी जिन पर गुलदान रखे हुए थे। जगह जगह पुराने सोफे इस तरह रखे हुए थे कि 7-8 बूढ़े ऑफिसर्स आमने सामने बैठ सके। हर स्टोन के साथ बिजली का रोशनी वाला बल्ब रोशन था। कमरे का माहौल भी बूढ़ा था। मालूम होता था कि कमरे की जवानी भी गुजर चुकी है। सामने वाली दीवार के आगे एक बड़ा सा काउंटर बना हुआ था। काउंटर के पीछे लकड़ी की शेल्फों में मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलें सजी हुई थी। कुछ बोतलें और शीशे के चमकीले गिलास, पैमाने और बियर पीने वाले बूतरे मग काउंटर पर भी एक तरफ करीने से लगे थे। 3-4 बूढ़े एक स्टोन के पास सोफों पर बैठे आगे को झुककर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। शराब का गिलास उनके हाथ में था। किसी ने अपना गिलास संगमरमर की गोल मेज पर रखा हुआ था और हाथ में सिगार सुलग रहा था। वर्दी पोश बैरतिश्त लिए खामोश कदमों के साथ इधर मरला रहे थे। फजा में शराब और सिगार के तंबाकू की बू रची हुई थी। सिख फौजी ने इमरान को एक तरफ सोफे पर बिठा दिया और कहा, कैप्टन साहिब ने बोला था कि आपको यहाँ बिठा दूं। कैप्टन साहिब 1 घंटे में आ जाएंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो बैरे को कह दो। इमरान ने कहा, थैंक यू जवान, किसी चीज की जरूरत नहीं। इमरान खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसका ऑटोमेटिक पिस्तौल उसकी जेब में महफूज पड़ा था। सोफे के कोने पर बैठने के बाद उसने हाल कमरे का जायजा लिया। वो ये मालूम करना चाहता था कि क्लब के बाथरूम किस तरफ हैं। कुछ देर बैठने के बाद उसने पास से गुजरते हुए एक बैरे को इशारे से बुलाकर पूछा, यहाँ बाथरूम कहाँ है?
बैरे ने एक तरफ इशारा करके कहा सर उस तरफ हैं, और चला गया। इमरान बड़े इत्मीनान से पतलून की बेल्ट दुरुस्त करते हुए उठा और उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ बैरे ने इशारा किया था। ये अंग्रेजों के जमाने का कोई बड़ा बंगला था जहां कभी कोई अंग्रेज जर्नैल वगैरह रहता था। दरवाजे ऊंचे ऊंचे और लकड़ी के पुरानी तर्ज के थे। सामने एक मेहराबदार दरवाजा खुला था। बैरे ने उसी तरफ इशारा किया था। आगे एक राहदारी थी जहां बत्ती रोशन थी। आगे आमने सामने 2 छोटे बड़े बोर्ड लगे थे, जिनमें से एक पर मर्दों के लिए और दूसरे पर खवातीन के लिए लिखा था। इमरान खामोशी से सर झुकाए मर्दाना बाथरूम में दाखिल हो गया। क्लब की सारी इमारत पुरानी और खस्ता हाल थी, लेकिन बाथरूम मॉडर्न फैशन के थे और कुशादा थे। निस्फ दीवारों तक टाइल लगे थे। सैनिटरी की फिटिंग भी आला किस्म की थी। 7-8 अलग अलग कैबिन बने हुए थे। हाथ मुंह धोने वाली जगह पर बड़े बड़े चौकोर आईने लगे थे। शायद बूढ़े रिटायर्ड फौजी और गैर फौजी अफसरों ने अपनी सहूलियत के लिए खुद पैसे खर्च करके इस बाथरूम की तामीर नौ कराई थी। इमरान ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी फेरी, हाथ धोए और तौलिए से हाथ पोंछ कर बाथरूम से निकल आया। उसने बाथरूम से बाहर वाली राहदारी का भी गहरी नजर से जायजा लिया। यहाँ सिर्फ उस जगह रोशनी थी जहाँ छत के साथ धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। बाकी जगहों पर हल्का अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ बाथरूम के दरवाजे के ऊपर आमने सामने छोटा सा सुर्ख बल्ब रोशन था, जिसने राहदारी के माहौल को और ज्यादा पुरस्कार बना दिया था। वो अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। अब बूढ़े अफसरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बूढ़े अफसर गर्म सूटों में मलबूस हाल में दाखिल होते। कोई अपने बूढ़े साथी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, तो कोई सिगार मुंह में दबाए छड़ी के सहारे चला रहा था। एक फौजी अफसर बूढ़ा होने के बावजूद सीना तान कर चलने की कोशिश कर रहा था। साफ लग रहा था कि ये रिटायर्ड फौजी अफसर है। इमरान को कैप्टन हेनरी का इंतजार था, जिसके साथ भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति को आना था, जो उसके मिशन का टारगेट था। इमरान ने अपने लिए काफी मंगवा ली थी। वो एक अलग मेज पर अकेला बैठा काफी पीकर वक्त गुजार रहा था। 9 बजे तक क्लब के हॉल में काफी बूढ़े अफसर नजर आने लगे थे। हॉल में सिर्फ 2-3 फौजी ही ऊंची आवाज में बोल रहे थे और कभी कभी उनकी हल्की कहकी की आवाज भी आ जाती थी। बाकी तकरीबन सभी बूढ़े अफसर या तो खामोशी से शराब से जी बहला रहे थे और या आपस में धीमी आवाज में गुजरे जमाने की झूठी सच्ची बातें कर रहे थे। 9:30 बज गए। कैप्टन हेनरी भारतीय साइंसदान के साथ अभी तक नमूदार नहीं हुआ था। अचानक इमरान को याद आया कि कहीं उसका पिस्तौल लॉक तो नहीं है। उसे याद नहीं था कि उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच आगे किया था या नहीं। इस शक को फौरन दूर करने की जरूरत थी। चुनांचे इमरान उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। बाथरूम के कैबिन में जाकर उसने पिस्तौल निकाल कर देखा। उसका शक दुरुस्त निकला, पिस्तौल लॉक किया हुआ था। उसने जल्दी से उसका सेफ्टी कैच आगे किया और बाथरूम से निकलकर तेज तेज कदमों के साथ चलता अपनी जगह पर आकर बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद कैप्टन हेनरी एक गंजे सर वाले अधेड़ उम्र आदमी के साथ हाल में दाखिल हुआ। इस गंजे सर वाले को इमरान ने फौरन पहचान लिया। ये भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति था। कैप्टन हेनरी ने हाल में दाखिल होते ही इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने इमरान को एक जगह बैठे देख लिया और उसकी तरफ देखकर जरा मुस्कुरा दिया। इमरान भी हाथ बुलंद करके मुस्कुरा दिया। इमरान की निगाहें भारतीय साइंसदान पर लगी हुई थी। वो डाइस के साथ लगी हुई मेज पर जाकर बैठ गया, जहां पहले से एक बूढ़ा बैठा ब्रांडी से जी बहला रहा था। दोनों बूढ़े ने मुस्कुराकर एक दूसरे से हाथ मिलाया और बातें करने लगे। कैप्टन हेनरी भारतीय साइंसदान को वहां छोड़कर सीधा इमरान के पास आ गया। बोला, जेम्स तुम बोर तो नहीं हुए? वैसे इस माहौल में एक अखबार नवीस को बहुत सा मवाद मिल सकता है। कैप्टन हेनरी इमरान के सामने बैठ गया। इमरान बोला, मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। मैं उस वक्त से यहाँ के दिलचस्प और पुरस्कार माहौल का मुताला कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अपने अखबार में छपे हुए मेरे फीचर की धूम मच जाएगी। कैप्टन हेनरी बोला, तुम अगर चाहो तो मैं 1-2 रिटायर्ड फौजी जर्नलों से तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ। इमरान इस झंझट में नहीं पड़ सकता था। उसका मिशन कुछ और था। उसने कहा, नहीं कैप्टन हेनरी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस दफा सिर्फ बर्ड्स आई व्यू से माहौल की स्टडी करूंगा। इसके बाद दूसरी मर्तबा आऊंगा तो रिटायर्ड फौजी अफसरों से भी मुलाकात करूंगा। यकीनन उनके पास भी फौजी जिंदगी की बड़ी हैरान कुन कहानियां होंगी। क्यों नहीं, कैप्टन हेनरी ने कहा। और ये जर्नैल ये कहानियां बड़ा मिर्च मसाला लगाकर सुनाते हैं। और कैप्टन हेनरी हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर उसने इमरान से पूछा, जेम्स तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? मैं तो सिर्फ शैंपियन का एक गिलास पीऊंगा। मैं ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी पर स्कॉच नहीं पी सकता। तुम अपने लिए स्कॉच मंगवा लो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हेनरी देखा जाए तो मैं भी एक तरह से ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के दौरान मैं शराब वगैरह को हाथ भी नहीं लगाता, इसीलिए ये काफी पी रहा हूँ। कैप्टन हेनरी बोला, खाने के बारे में क्या ख्याल है? इस क्लब का शेफ बड़े उम्दा खाने पकाता है। इमरान ने कहा, थैंक यू कैप्टन, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा। तो फिर मैं कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स मंगवा लेता हूँ। कैप्टन हेनरी ने इशारा करके बैरे को बुलाया। उसे अपने लिए शैंपियन के एक गिलास और इमरान के लिए कॉफी और कुछ स्नैक्स लाने के लिए कहा। कैप्टन हेनरी शिमले के मौसम की बातें करने लगा। इमरान वक्फे वक्फे से भारतीय साइंसदान को देख लेता था।
उसके जहन इतनी तेजी से सोच रहा था कि कभी कभी वो गैर हाजिर हो जाता और उसे कैप्टन हेनरी से दोबारा पूछना पड़ता कि सर तुम क्या कह रहे थे। बड़े हॉल रूम में इतने सारे लोगों के सामने वो भारतीय साइंसदान को एक सेकंड में हलाक कर सकता था। उसे सिर्फ इतना करना था कि उठकर भारतीय साइंसदान के पास जाए और जेब से पिस्तौल निकाल कर सारी गोलियां उसके दिमाग से पार कर दे। लेकिन ऐसा करने की सिर्फ उस वक्त जरूरत थी जब और कोई चारा करना हो। इमरान इसी उलझन में था कि उसे क्या करना चाहिए। कैप्टन हेनरी ने मौजू बदलकर अपनी कजन कार्मन की बातें शुरू कर दी। शैंपियन के एक गिलास से वो सुरूर में आ गया था। कहने लगा, कार्मन बड़ी नोबल लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे शादी के वास्ते पसंद नहीं करती। असल में वो अपने एक चचाजाद से मोहब्बत करती है जो दुबई में कारोबार करता है। आई लव कार्मन यू नो। इमरान को मजबूरन उसकी बातें सुननी पड़ रही थी। वो कैप्टन की बेरब्त सी गुफ्तगू भी सुन रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद भारतीय साइंसदान को भी देख लेता था। अचानक भारतीय साइंसदान उठा और जिधर बाथरूम थे उस तरफ जाने लगा। कमांडर इमरान इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। इससे ज्यादा बेहतर मौका उसे क्लब में और कहीं नहीं मिल सकता था। जब भारतीय साइंसदान बाथरूम की तरफ जाने वाली राहदारी की तरफ मुड़ा तो इमरान भी उठ खड़ा हुआ। कैप्टन हेनरी से उसने कहा, मैं जरा बाथरूम तक जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, कैप्टन हेनरी ने आहिस्ता से कहा। शायद वो अपनी महबूबा कार्मन के तस्वुर में गुम था। कमांडर इमरान आहिस्ता आहिस्ता चल कर बाथरूम वाली राहदारी में आ गया। राहदारी में हल्का अंधेरा था और वो खाली पड़ी थी। भारतीय साइंसदान बाथरूम में जा चुका था। इमरान अब एक सेकंड भी जाया करने की पोजीशन में नहीं था। उसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती था। वो जल्दी से बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम खाली था। एक बंद कैबिन से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। इमरान ने कैबिन की दर्ज के साथ आंख लगाकर देखा। भारतीय साइंसदान अंदर मौजूद था। इमरान ने पिस्तौल जैकेट के अंदर वाली जेब से निकाल कर पतलून की जेब में रख लिया और मुंह हाथ धोने वाले काउंटर पर आकर जेब से कंघी निकाल कर यूं ही बालों को दुरुस्त करने लगा। उसे यही डर था कि कोई दूसरा बूढ़ा बाथरूम में ना आ जाए। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मुंह हाथ धोने वाले वहां 4 बेसन लगे थे। इमरान जानबूझकर उस बेसन पर खड़ा बालों में कंघी फेर रहा था जो उस कैबिन के बिल्कुल सामने था, जिस कैबिन में भारतीय साइंसदान गया हुआ था। कैबिन के अंदर से चटखनी खुलने की आवाज आई। इमरान जल्दी से बेसन से हटकर टॉवल स्टैंड के पास खड़े होकर तौलिए से हाथ पोंछने लगा। वो तिरछी आंखों से कैबिन की तरफ देख रहा था। भारतीय साइंसदान कैबिन में से निकलकर सीधा बेसन के पास आया और साबुन से हाथ धोने लगा। बाथरूम की रोशनियों में इमरान ने उसे गहरी नजर से देखा। ये वही भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति ही था जिसकी उसे एक मुद्दत से तलाश थी। काउंटडाउन खत्म हो चुका था। अब जाया करने के वास्ते एक सेकंड भी नहीं था। इमरान आहिस्ता से टॉवल स्टैंड से हटकर भारतीय साइंसदान के पीछे आ गया। उसने पतलून की जेब से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाला और 1 फुट के फासले से भारतीय साइंसदान के सर में फायर कर दिया। साइलेंसर की वजह से फायर का धमाका नहीं हुआ था। गोली भारतीय साइंसदान की खोपड़ी के एक हिस्से को उड़ाती हुई सामने दीवार पर लगे आईने से टकराई और आईना चिकना चूर हो गया। भारतीय साइंसदान मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। इमरान ने जल्दी से उसे पीछे से बाजुओं में हाथ डालकर उठाया और घसीट कर कैबिन के अंदर डाल दिया। उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा बिल्कुल उड़ गया था और बेजा बिखर चुका था।